हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रोमांटिक एज के एक बहुत ही फेमस राइटर एंड माय पर्सनल फेवरेट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में मूरगेट नामक जगह पर हुआ था, जो इंग्लैंड के लंदन में है। इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 में इटाली में हुई और उस समय इनकी एज 25 ईयर्स थी। इनकी डेथ के बाद इनके एपिथेट पर लिखा हुआ था, एपिथेट का मतलब होता है इनके टॉम्बस्टोन पे, जहाँ इनको दफनाया गया था तो जो टॉम्बस्टोन था, ठीक है, उस पर ये लिखा गया था, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन ऑन वाटर। ठीक है, यहाँ पर वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है। कीट्स ने अपनी डेथ से पहले यह इच्छा जताई थी कि उनकी कब्र पर उनका नाम न लिखकर केवल यही शब्द लिखे जाए। ठीक है, और ये पंक्तियाँ उन्होंने 17वीं सेंचुरी के प्रसिद्ध जो राइटर थे फिलास्टर, उनसे ली है। ठीक है, फिलास्टर 1611 नाम का एक नाटक लिखा था, और ये नाटक लिखा था ब्योमुंट एंड फ्लेचर नाम के ब्रिटिश राइटर्स ने, वे नाटककार थे। तो उसमें उन्होंने एक लाइन यूज़ की, ऑल यूर बेटर डीड्स शैल बी राइट इन वाटर। तो वहीं से इंस्पायर होकर जॉन कीट्स ने अपनी ये लाइन लिखी थी। ठीक है, अब इनकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं एंड पर्सनल लाइफ की। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड, ये बेटे थे एक लाइब्रेरी स्टेबल कीपर के, ठीक है, फिन्सबरी पेवमेंट नामक जगह पर। व्हेन कीट्स वाज 8, जब इनकी एज 8 ईयर्स थी तो इनके फादर की डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई? स्कल फ्रैक्चर हो गया आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम विजिटिंग कीट्स एंड हिज ब्रदर जॉर्ज एट स्कूल। ठीक है, स्कूल में अपने इन दोनों बच्चों कीट्स एंड जॉर्ज, इन दोनों से मिलकर वो वापस आ रहे थे, और आते टाइम घोड़े से गिरने की वजह से उनका स्कल में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से इनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ी सी इनकी जो है इम्पोर्टेंट बातों की तरफ चलते हैं इनकी लाइफ से आगे बढ़कर। सर्जिकल अप्रेंटाइनशिप, जब इनकी एज 15 ईयर्स की हुई तो इन्होंने एज एन अप्रेंटाइंस टू सर्जन हैमोंड, एक सर्जन हैमोंड थे, उनके अंडर अप्रेंटाइनशिप पे काम किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रजिस्टर किया मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गाइज हॉस्पिटल में। ठीक है, और एक ही महीने के अंदर अंदर ही वाज एक्सेप्टेड एज ए ड्रेसर। ठीक है, एक ही महीने में इनको इतना सारा काम, मतलब प्रैक्टिकली इतनी चीज़ें इन्होंने सीख ली कि ये काम करने लगे थे एज ए ड्रेसर, असिस्टिंग सर्जन्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस के दौरान सर्जन्स को असिस्ट करते थे, ठीक है, उनकी हेल्प वगैरह करना। तो मतलब ऑपरेशन थिएटर में भी ये उनकी जो हेल्प करने लगे थे, इतना इनको काम आ गया था। इक्विवेलेंट टू ए जूनियर हाउस सर्जन टुडे, आज के टाइम के जो जूनियर हाउस सर्जन है उसके जो है बराबर की लेवल तक ये पहुंच गए थे। ठीक है, अब 1816 में इसके बाद, क्योंकि अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड थे कि एक ही महीने में ड्रेसर के रूप में और उसके बाद असिस्ट करने लगे सर्जन्स को, कि 1816 में कीट्स को एपोथीकैरी लाइसेंस मिल गया, जिसकी वजह से ये एलिजिबल हो गए कि अब ये एपोथीकैरी की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिशियन, सर्जन, इन सब चीज़ों की क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इससे इनका राइटिंग करियर सफ़र करने लगा। अब इनके पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि ही बिकेम वेरी बिजी इन हिज लाइफ, इन हिज प्रोफेशन। जो इनका ये प्रोफेशन था सर्जन का, या ये क्या कहते हैं एपोथीकैरी के जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें ये इतना बिजी हो गए कि अब इनको लिखने तक का टाइम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से अब ही रिजॉर्ट टू परस्यू हिज इंटरेस्ट टू बी पोइट। इनको अब इन दोनों चॉइसों में से किसी एक चॉइस को चूज़ करना था। ठीक है, या तो ये मेडिकल लाइन ही चुन ले, और या फिर जो इनका इंटरेस्ट है, ठीक है, पोइट बनने का, जो पोइम्स लिखना इनको बहुत पसंद था, या फिर ये उस फील्ड को चुन ले। तो लास्ट में इन्होंने अपने इंटरेस्ट की तरफ मूव ऑन किया और इन्होंने परस्यू किया अपने इंटरेस्ट को, टू बी ए पोइट नॉट अ सर्जन। ठीक है, अब लिटरेरी मेंटोर कि भाई किसने इनको इंस्पायर किया, तो चार्ल्स काउडन क्लार्क, ये सन थे जॉन कीट्स के जो ट्यूटर थे उनके, और उन्होंने ही इनके अंदर जो लिटरेरी टैलेंट था वो अराउज किया था। एक इनकी लाइफ का ये फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने
क्योंकि इनके वर्क्स को इस फेज़ ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया या फिर इन्फ्लुएंस किया तो ज़्यादा बेटर रहेगा कहना, फैनी ब्राउन। ठीक है, ये फैनी ब्राउन के साथ प्यार में पड़ गए। वो इनकरेज्ड हिम इन द बिगनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में तो फैनी ब्राउन ने इनका साथ दिया, जॉन किट्स का साथ दिया, इनकरेज किया राइटिंग करियर में। ठीक है, लेकिन लेटर डिजर्टेड हिम, लेकिन बाद में इनको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, दैट सेइंग दैट ही वाज टू शॉर्ट स्टैटर्ड। ठीक है, और दैट मीन्स कि जॉन किट्स की जो हाइट है वो कम है। कॉज ऑफ डेथ, अब इनकी डेथ कैसे हुई? कंजम्पशन, अगर ये कहूँ कि ये कंजप्शन या फिर ये ट्यूबरकुलोसिस एक तरह से विरासत में जॉन किट्स को मिली थी, क्योंकि सबसे पहले इनकी मदर को थी, मदर की डेथ हो गई इसकी वजह से, फिर इनके भाई की डेथ हो गई। ठीक है, विद दिस सेम डिजीज़, और उसके बाद लास्ट में जॉन किट्स की भी 25 ईयर्स की एज में ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई थी। ठीक है, अब कुछ की लिटरेरी फैक्ट्स हम याद कर लेते हैं जॉन किट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रोमांटिक पोइट है, बिलोंग करते थे रोमांटिक पोइट्स ऑफ सेकंड जनरेशन से। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमको पता है कौन कौन से राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, ये फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं। उसके बाद हमारे सामने आते हैं यंग पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज, और इनको हमने बोला सेकंड जनरेशन राइटर ऑफ रोमांटिक एज। ये कौन से तीन थे? पी.बी. शेले, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। ठीक है, इन तीनों को हम सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब ब्लैकवुड एंड क्वार्टरली मैगजीन का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर करना, क्योंकि इन्होंने जब जॉन किट्स लिख रहे थे, उन्होंने अपनी कुछ पोएम्स वगैरह लिखी, तो जो ये ब्लैकवुड एंड क्वार्टरली मैगजीन के जो एडिटर्स थे, उन्होंने बहुत ही गंदा, बहुत ही जो नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है, जॉन किट्स के बारे में लिखने स्टार्ट कर दिए। जॉन किट्स ने अपनी एक बहुत फेमस पोएम लिखी थी, एंड दैट इज़ एंडीमियन, और उस पोएम का जो रिव्यू किया ब्लैकवुड एंड क्वार्टरली मैगजीन के एडिटर्स ने, उन्होंने इतना बैड रिव्यू किया कि मतलब इसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया कि अच्छा होता कि तुम एक सर्जन ही बन जाते, पोइट का करियर तुमने क्यों चूज़ किया। ये हर चीज़ को उन्होंने जो है इस तरह से नेगेटिवली इनकी लाइफ पे, इनकी जो इंटरेस्ट पे, हर चीज़ पे इस तरह से जो है सटारिकली कमेंट किया कि उसका जॉन किट्स के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा, और जिसकी वजह से उनकी जो है उन्होंने लिखना भी कम कर दिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव क्रिटिसिज्म को जॉन किट्स ने फेस किया अगर कहीं तो। ठीक है, तो बैड रिव्यू लिखा है इनके वर्क्स के बारे में, एंड दैट वर्क इज स्पेसिफिकली द वर्क इज एंडीमियन। ठीक है, विच अल्टीमेटली बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर हिट्स अनटाइमली डेथ। तो मतलब इन नेगेटिव रिव्यूज़ ने उनके जॉन किट्स के माइंड पर इतना असर डाला, इतना इफेक्ट किया कि ये जो बैड रिव्यूज़ थे, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न बन गए जॉन किट्स की अनटाइमली डेथ का। ठीक है, अनटाइमली डेथ का ये रीज़न बने। अब देखो बहुत ज़्यादा ये लाइन फेमस है, और कई बार जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है कि भाई लाइक शेक्सपियर हु इज़ द पोइट हु ऑल्सो न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, एंड दैट इज़ आवर कीट्स। कीट्स को लैटिन भी कम आती थी, ग्रीक भी लैंग्वेज कम आती थी, ये दोनों लैंग्वेज है लैटिन एंड ग्रीक। उसके बाद भी मतलब ग्रीक वर्क्स के ऊपर, या जो क्लासिकल ग्रीक वर्क्स थे उन जैसे रिलेटेड वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, दैट इज़ मार्वेलस। ठीक है, अब एक और टर्म आती है हमारे जॉन किट्स के साथ कि ये कनेक्टेड है कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स से। ठीक है, अब कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स एक टर्म कॉइंड आउट की, ठीक है, लॉकहार्ट नाम के एक पर्सन ने। ठीक है, वो भी बताती हूँ अभी, पहले ये देख लो इस कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स में कौन कौन से राइटर थे। जैसे हमारे जॉन किट्स थे, लीग हंट थे, एंड विलियम हैजलिट थे। ठीक है, ये तीन राइटर थे हमारे इसमें। अब देखो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, लॉकहार्ट नाम का एक पर्सन था ब्लैकवुड मैगजीन का। ठीक है, उसने एक टर्म पॉइंट आउट की। ठीक है, लीग हंट, जॉन किट्स एंड विलियम हैजलिट के लिए, और क्या टर्म थी? कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। अब कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का क्या मतलब है कि सटाराइज कर रहे थे वो, और इनको क्या कह रहे थे? अपस्टार्ट यंग राइटर्स हैं, अपस्टार्ट यंग राइटर्स जिनको नॉलेज कुछ है नहीं, और बस स्टार्ट कर दिया कुछ भी लिखना। ठीक है, नॉलेज कुछ नहीं है, जीरो नॉलेज। ठीक है, डीम्ड अनकाउथ
फॉर देयर लेक ऑफ एजुकेशन। और इसका रीज़न क्या है कि इनको एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, एजुकेशन, पढ़े लिखे हैं नहीं और इन्होंने पोएम्स लिखनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और राइमिंग स्कीम भी कैसे यूज़ कर रहे हैं, नॉन फॉर्मल राइमिंग स्कीम यूज़ कर रहे हैं, लो डिक्शन है इनका, ठीक है। दे हैड नॉट अटेंडेड इटोन एंड वर नॉट फ्रॉम अपर क्लास, ना तो ये अपर क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ना ये इटोन या ऑक्सब्रिज जो उस टाइम की और भी फेमस इंस्टीट्यूशंस थी वहाँ से इन्होंने स्टडी की है। इसकी वजह से लॉकहार्ट ने इनको कॉग्निटिव स्कूल ऑफ पोइट्री में जो है कैटेगराइज कर दिया इन तीन राइटर्स को। Keats had a style heavily loaded with sensualities, notably in his series of odes। इसको आगे बताऊंगी, ठीक है, इसको बस यहाँ एक बार पढ़ लो कि अपने राइटिंग स्टाइल में सेंसुअलिटी का बहुत ज़्यादा हमारे जॉन कीट्स यूज़ करते थे, ठीक है। अब इनकी लाइफ का जो 1819 ईयर है, 1819 ये क्या मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है। अगर मैं इसको बोलूँ एनस मिराबिलिस, ठीक है, वो साल जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जो भी वर्क लिखा बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क लिखा था, वो कौन सा था इनका प्रोडक्टिव ईयर, दैट इज़ 1819, ठीक है। अब हम किसी राइटर की हम कुछ वर्क याद करते हैं तो उसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि फिनिश्ड वर्क कौन से थे, फर्स्ट कौन सा, लास्ट कौन सा है, अब बहुत ज़्यादा फेमस कौन सा था, ठीक है। उसके जैसे ही एक ये बात भी बहुत फेमस है कि अनफिनिश्ड वर्क कौन से थे। तो इसमें हमारे 3 वर्क आते हैं, ठीक है, हमारे 3 वर्क हैं इस कैटेगरी में अनफिनिश्ड वर्क्स की, एंड दीज आर, नंबर फर्स्ट इज हाइपीरियन, जिसमें ब्लैंक वर्क एपिक पोएम है और इसको लिखना स्टार्ट किया और उसके बाद बीच में ही अबेंडन कर दिया, बीच में ही लिखना छोड़ दिया ड्यू टू मिल्टनिक इन्फ्लुएंस। कहते हैं कि मिल्टन इस वर्क को लिख रहे थे, उसके बाद जॉन मिल्टन की कुछ वर्क्स पढ़े, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए और इस वर्क को छोड़ के कोई दूसरा वर्क लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सेकंड है द फॉल ऑफ हाइपीरियन, ठीक है, इसी का सीक्वल था, हाइपीरियन का सीक्वल ही था द फॉल ऑफ हाइपीरियन, ठीक है। ये भी एक रीविजनिंग स्ट्रक्चर एज ए ड्रीम विजन, इसको जो है ड्रीम विजन के रूप में लिखा गया है, ठीक है। डिटेल्स भी याद करो, दीज आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड है ओड टू माया, ये भी अनफिनिश्ड ओड है और 1818 में इन्होंने लिखा था। अब देखो हाइपीरियन, द फॉल ऑफ हाइपीरियन तो कई बार क्वेश्चंस में बन जाता है कि कौन सा अनफिनिश्ड वर्क है, हम बता देते हैं, लेकिन ओड टू माया एक ये वर्क भी है, ये याद करना भी जरूरी है, हो सकता है कि आगे एग्जाम में यही सीधा दे दिया जाए, ठीक है। अब हम इनकी लाइफ के कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसलेटेड विजुअल्स एनीड इनटू इंग्लिश, कि भाई इनको ना ग्रीक राइटर्स और ग्रीक वर्क्स, लैटिन वर्क्स पढ़ने बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसी तरह, ठीक है, इन्होंने वर्क्स पढ़े, उनको ट्रांसलेट भी किया। जैसे इन्होंने वर्जिल के वर्क एनीड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, रॉबर्ट गिटिंग्स नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने 1968 में बायोग्राफी लिखी थी जॉन कीट्स पे, ठीक है। जॉन कीट्स की बायोग्राफी रॉबर्ट गिटिंग्स ने लिखी, ठीक है। अब मैंने बताया ना जॉन मिल्टन का इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से इन्होंने हाइपीरियन वर्क को लिखता लिखता हाफ में ही छोड़ दिया, ठीक है। तो मिल्टन, थॉमस चैटरटन। अब थॉमस चैटरटन क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एंडीमियर वर्क लिखा है वो सीधा ही डेडिकेट किया है थॉमस चैटरटन को, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इज मिल्टन, सेकंड थॉमस चैटरटन एंड थर्ड एडमंड स्पेंसर। इन तीनों राइटर्स का जॉन कीट्स के ऊपर ग्रेट इन्फ्लुएंस था। इन तीनों राइटर्स से जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, ठीक है। एडमंड स्पेंसर से कैसे? इन्होंने अपनी लाइफ का जो फर्स्ट वर्क लिखा था ना वो स्पेंसर के ऊपर ही लिखा, ठीक है, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो आप समझ सकते हो कि अगर इन्फ्लुएंस होगा तो उस राइटर को पहले इन्होंने चुना जिसके अंडर, जिसके इन्फ्लुएंस में ये जो इन्होंने राइटिंग करियर स्टार्ट किया, ठीक है। अब जॉन कीट्स के कुछ ओन ओपिनियंस हम देख लेते हैं, क्या ओपिनियंस थे इनके, ठीक है, क्या व्यूज़ थे इनके पोएम, पोइट एक्सेट्रा ऑल दिस थिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला है वो इमेजिनेशन से रिलेटेड, कहते हैं The imagination may be likened to Adam's dream. He awoke and found it true. कहता इमेजिनेशन ना एडम की ड्रीम की तरह है, भाई हम सुबह उठे और हमें वो चीज़ सच हो गई, ठीक है। इस चीज़ को मतलब इमेजिनेशन को ये कंपेयर कर रहे हैं एडम, तो एडम एंड ईव बाइबल में 2 कैरेक्टर है ना, उनसे कर रहे हैं
कि एडम के ड्रीम से इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके जैसा इसको बता रहे हैं। सेकेंड है, ये लिखता है आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट ऑफ द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, ये भी बहुत फेमस लाइन है इनके बारे में। ठीक है, आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग, मैं और किसी चीज़ के प्रति सर्टेन नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ, बस दो चीज़ों को छोड़कर। और वो दो चीज़ें क्या है कि वही प्रेम की प्योरिटी, ठीक है, प्रेम दैट मीन्स लव, हार्ट्स अफेक्शन, ठीक है, और जो ट्रूथ है इमेजिनेशन। इन दो चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ के प्रति मैं सर्टेन, आश्वस्त नहीं हूँ। ठीक है, थर्ड कहते हैं आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं ना अपनी डेथ के बाद इंग्लिश पोइट्स में गिना जाऊंगा। आई शैल बी अमंग, मैं उनमें से एक होऊंगा। और ये बात ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता था जो भी मैं लिख रहा हूँ, लिख तो अच्छा क्वालिटी का रहा हूँ, लिख तो अच्छे वर्क रहा हूँ, पता नहीं बैड रिव्यूज़ क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, इनको ये चीज़ का तो की तो आशंका थी पहले। नेक्स्ट है अ पोइट इज द मोस्ट अनपोइटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस, ही हैज़ नो आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। इसमें कहता है कि एक कवि सबसे ज़्यादा अनपोइटिकल चीज़ है। ठीक है, उसकी अपनी कोई निश्चित पहचान नहीं है। ठीक है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वह कंटिन्यूअली, वह लगातार किसी अन्य रूप, ठीक है, और किसी अन्य फॉर्म में समाहित होता रहता है और उसे जीवंत करता रहता है। मतलब जिस भी सब्जेक्ट को लिखता है, चुनता है लिखने के लिए, उसी को जीने लग जाता है। ठीक है, उसको इतने अच्छे से लिखता है कि जैसे उसको वह खुद जी रहा हो। ठीक है, तो ये बात कहते हैं एंड रियली ग्रेट। नेक्स्ट है आई लुक्ड अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक अ लवर, जैसे एक लवर को कुछ अच्छी पंक्तियाँ चाहिए अपनी बिलव्ड को कहने के लिए, उसी तरह ये एक लवर की तरह अच्छी अच्छी लाइन, अच्छी अच्छी फ्रेजेस को लुक्ड अपॉन की जो है खोज में रहता है। ठीक है, उनको ढूंढता रहता है। अ पोएम इज नेवर ए फीवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। ठीक है, अ पोएम दैट मीन्स कोई भी कविता है वो किसी जल्दबाजी का परिणाम नहीं होती। ठीक है, जल्दबाजी वाला अटेम्प्ट, प्रयास नहीं होती, बल्कि वह एक पूर्ण और कंप्लीट किया गया, ठीक है, अकम्प्लिश्ड, जिसको प्रूव भी किया गया, सिद्ध भी किया गया, वो कार्य होता है। ठीक है, आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय सिंगुलर। तो कहते थे आई थिंक, मुझे लगता है कि पोइट्री को ना हमें सरप्राइज करना चाहिए, कविता को अपनी सुंदरता की प्रचुरता से, ठीक है, और उसके फाइन एक्सेस से हम उसके द्वारा हमको सरप्राइज कर देना चाहिए, न कि अपनी अजीबोगरीब विशिष्टता, ठीक है, सिंगुलैरिटी, अकेलेपन या विचित्रता से। ठीक है, हमें मतलब पोइट्री सुंदरता से फुलफिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट लाइन है अ थिंक ऑफ ब्यूटीज ऑफ जॉय फॉर एवर। एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा हमेशा हमको क्या देती है, जॉय देती है, खुशी देती है। ठीक है, ये तो इनकी बहुत ही फेमस लाइन है, एंटीमीन वर्क से ली गई है। ठीक है, अब कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी लाइनें कही हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी लाइनें अदर राइटर्स ने भी इनके बारे में कही है, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रिमार्क्स पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहला स्विमबर्न कहते हैं, जब ओड टू ऑटम स्विमबर्न ने पढ़ी, एसी स्विमबर्न हमारे राइटर हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छे से लिखा है जॉन कीट्स ने, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, कि लगभग परफेक्शन के निकट ही पहुंच गया है, इतना अच्छे से लिखा है। नेक्स्ट हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने जॉन कीट्स की बहुत ज़्यादा प्रेज की है। ठीक है, वो कहते हैं कीट्स इज इंचेंटिंगली एंड अबेंडेंटली सेंसुअस। तो उन्होंने पहचाना कि हाँ, ये अपनी पोइट्री के थ्रू हमारे पूरे 5 सेंसेस को जो है अराउज करते हैं, ठीक है, उनको रेफर करते हैं, तो सेंसुअस पोइट हम इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा दिया हुआ कमेंट, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। ठीक है, कुछ तो बात है इसमें। ठीक है, कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक्स, एक ये है हमारी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे विलियम जे लॉन्ग के द्वारा दी गई है, LONG, विलियम जे लॉन्ग, ठीक है, उनके द्वारा दी गई है। और
नेक्स्ट है हमारी किड्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। ठीक है, जिनकी जो फेम थी, रिनोन थी, वो अनफुलफिल्ड रह गई, अधूरी रह गई, उन्हीं के इनहेरिटर्स में से एक है। ये पीबी शैली ने कही। पीबी शैली वॉज वेरी, उनको बहुत बुरा लगा था, वेरी अपसेट आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे वो इनके लिए लिखते हैं। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड तो इतना लिख देते हैं, ही इज़ विद शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के इस बराबर का है, विद शेक्सपियर के साथ ही है। ठीक है, अब एक और हमारे ये जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, वो किल्ड किड्स आई से द क्वार्टरली सो सैवेज एंड टार्टरली। तो ये क्वार्टरली मैगजीन को टार्टरली के नाम से पैरोडी करते हुए लॉर्ड बायरन, ठीक है, किड्स के क्रिटिक्स के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं, हु किल्ड किड्स, किड्स को किसने मारा, आई से द क्वार्टरली, जो एक क्वार्टरली मैगजीन के एडिटर्स हैं, इन्होंने मारा। सो सैवेज एंड टार्टरली, कितने सैवेज हैं, टार्टरली हैं। ठीक है, सैवेज वाइल्ड है, ठीक है, और टार्टरली, क्वार्टरली कोई टार्टरली, ठीक है, पैरोडी, मजाक के सेंस में नाम बदल के कह रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे राइटर के मेजर वर्क्स की। ठीक है, मेजर वर्क्स, और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट देख लो। किड्स रोट अ टोटल ऑफ 61 सोनेट्स, लगभग 61 सोनेट्स लिखे। एंड उनका जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एट वर्स, पोइट्री की फील्ड में, ठीक है, सबसे पहला जो वर्क इन्होंने लिखा, दैट इज इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1830। 1813 में इमिटेशन ऑफ स्पेंसर नाम का इन्होंने वर्क लिखा था। ठीक है, अब इनका पहला वर्क आ गया है, दैट इज एंडीमियन। एंडीमियन एक नैरेटिव पोएम है जो लिखी गई थी 1817 में और पब्लिश हुई थी 1818 में। ठीक है, इसमें लगभग 4000 लाइन्स हैं, 4 बुक्स में, 4 वॉल्यूम है, उसमें लिखी गई है। हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है। एलिगोरिकल लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है, जिसका कुछ मॉरल सेंस है। ठीक है, डेडिकेट की गई है थॉमस चैटरटन नाम के कवि को। ठीक है, थॉमस चैटरटन की भी यंग एज में डेथ हो गई थी। ठीक है, गैलिक पोइट उनको कहा जाता है। उन्होंने भी मतलब कहते हैं पॉइजन पी लिया था, उनके खिलाफ भी बैड रिव्यूज़ किए गए थे। ठीक है, जो उनका लाइफ इन्होंने पढ़ा कि यंग एज में डेथ हो गई, बैड रिव्यूज़ उनके वर्क्स को दिए गए, जिसकी वजह से थॉमस चैटरटन ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो उसी तरह उससे फिर ये इंस्पायर हुए कि हाँ, मेरे वर्क्स को भी बैड क्रिटिक्स हैं वो बैड कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए फिर ये थॉमस चैटरटन से कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ही इंस्पायर हो गए। ठीक है, तो ये जो वर्क है, ये ग्रीक मिथ ऑफ द लव ऑफ सिंथिया फॉर एंडीमियन। ठीक है, सिंथिया नाम की कैरेक्टर है जिसको एंडीमियन नाम के साथ। ठीक है, तो किड्स डिस्क्राइब दिस वर्क, और इस वर्क को खुद डिस्क्राइब करते हुए कहता है, अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन है उसका तो सिर्फ एक ट्रायल है। ठीक है, किड्स शोज द क्वेस्ट ऑफ द ह्यूमन साउल फॉर आइडियल ब्यूटी, एंडीमियन इज द पोइट हिमसेल्फ। तो इसमें इस वर्क में जो एंडीमियन नाम का कैरेक्टर है वो खुद ही एक पोइट है। ठीक है, और इसमें क्वेस्ट दिखाया गया है, क्वेस्ट ऑफ द ह्यूमन साउल, जो ह्यूमन साउल है, ह्यूमन आत्माएं हैं, वो किसके लिए, आइडियल ब्यूटी की खोज में है। ठीक है, और ये ओपन होती है फेमस लाइन से, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, सुंदरता की कोई चीज़ है वो हमेशा जो है खुशी देती है। अब जो 4 बुक्स हैं जिसमें इसको ब्रेक डाउन किया गया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट बुक है बुक 1, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है फेस्टिवल ऑफ गॉड पैन ऑन माउंट लैटमोस। माउंट लैटमोस नाम की जगह पर फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है गॉड पैन का। ठीक है, बुक सेकंड डिस्क्राइब करती है एंडीमियंस वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ हिज ट्रू लव। अब एंडीमियन ढूंढता हुआ, ठीक है, ढूंढता हुआ घूम रहा है अपने ट्रू लव को। ठीक है, बुक थर्ड में दिखाया गया है डिस्क्राइब द एपिसोड ऑफ ग्लाउकस एंड स्काइला। ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं, इनके एपिसोड को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब याद रखना, एंडीमियन एक क्वेस्ट नैरेटिव है। ठीक है, नैरेटिव तो है ही और क्वेस्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एंडीमियन ट्रू लव को ढूंढता हुआ घूम रहा है। और बुक 4 है हमारी, डिस्क्राइब्स एंडीमियंस फॉलिंग इन लव विद एन इंडियन मेडन। ठीक है, और एंडीमियन को प्यार किससे होता है, एक इंडियन मेडन से। ठीक है, सो ये हमारा हाफ लेक्चर है।
अगली हम एक और वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, बहुत सारे वर्क रह गए हमारे राइटर के, ठीक है, वरना ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।